आज मैं बीए और एमए की बात नहीं करूंगा, पर नरेंद्र मोदी के केजी के बारे में बात करूंगा। बीए के पहले केजी होता है और आज मैं उस केजी की बात करूंगा। और मैं आज क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि 31 मार्च 2016 को गुजरात विधानसभा में सीएजी का एक रिपोर्ट पेश किया गया था। 31 मार्च को आप जानते हैं, गुजरात की कंपनियों के बारे में है और इस रिपोर्ट में 40 पन्ने, एक पन्ना नहीं, 10 पन्ने नहीं, 40 पन्ने जीएसपीसी के बारे में है और जीएसपीसी के केजी बेसिन के कारनामे पर है। आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2G के बारे में, सीएजी के 2G रिपोर्ट के आधार पर, और मैं आज कह सकता हूं कि वो 2019 में प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे सीएजी के केजी रिपोर्ट के आधार पर। सीएजी का 2G रिपोर्ट जो था, आपको याद होगा, एक शब्द इस्तेमाल किया गया था 2G रिपोर्ट में, प्रिजम्पटिव लॉस। आपको याद होगा, ये मेरे शब्द नहीं है, सीएजी के शब्द हैं। यानी कि अनुमानित घाटा, संभावित घाटा, घाटा नहीं, असली घाटा नहीं, प्रिजम्पटिव लॉस। यानी सीएजी ने अनुमान लगाया था कि ये घाटा हुआ होगा, पर वही सीएजी ने इस रिपोर्ट में प्रिजम्पटिव लॉस नहीं, असली लॉस, रियल लॉस, असली घाटे का जिक्र किया है। तो पहली बात साफ होना चाहिए, 2G अनुमानित घाटा, केजी असली घाटा। दूसरी बात, 2005 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। अपनी ही राजशाही तरीके से उन्होंने कहा था कि केजी बेसिन में 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़, यानी कि 20 लाख करोड़ क्यूबिक फीट गैस का भंडार पाया गया है। ये देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है और गुजरात के नल में से पानी नहीं निकलेगा, तेल निकलेगा और गैस निकलेगा। आपको याद है 2005 में मुख्यमंत्री ने ये कहा था और इस खुशी में उन्होंने इस ब्लॉक को दीनदयाल ब्लॉक नाम दिया था। ये ब्लॉक जीएसपीसी को एनडीए के जमाने में मिला था, ये याद रखना बड़ा जरूरी है। 2003 में जब राम नायक पेट्रोलियम मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जीएसपीसी को ये ब्लॉक मिला था। 2 और कंपनियां थी केजी बेसिन में, एक ओएनजीसी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है और दूसरा रिलायंस और तीसरा जीएसपीसी। तो 2005 में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की 20 लाख करोड़ क्यूबिक फीट गैस का भंडार।
2005 में। 2015 में सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, मेरे आंकड़े नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट जो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है आपको ईमेल कर दिया जाएगा। इसके अनुसार केजी बेसिन में जो साबित किया गया है, गैस का भंडार 1 लाख करोड़ क्यूबिक फीट है। नरेंद्र मोदी का दावा 20 लाख करोड़ क्यूबिक फीट। सीएजी की हकीकत 1 लाख करोड़ क्यूबिक फीट। रिजर्व घटते गए, 20 से 1 हुआ और बैंक पैसे देते गए जीएसपीसी को। 2005 और 2015 के बीच में 15 बैंकों ने, जिन बैंकों ने विजय माल्या को पैसा दिया था, जिन बैंकों ने अडानी को पैसा दिया था, जिन बैंकों ने लैंको को पैसा दिया था, वही 15 बैंकों ने जीएसपीसी को 19,700 करोड़, यानी कि मानकर चलिए 20,000 करोड़ रुपया, 15 बैंकों ने जीएसपीसी को 20,000 करोड़ रुपया। ये सब सीएजी की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है। पैसा देना कोई गुनाह नहीं है, बैंकों का काम है पैसा देना। पर जब गैस के भंडार घट रहे हैं, 20 लाख करोड़ क्यूबिक फुट 1 लाख करोड़ क्यूबिक फुट हुआ है, बैंक पैसा डालते जाते हैं और आज 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि जीएसपीसी को हर साल ब्याज में 1800 करोड़ रुपया वापस बैंकों को लौटाना है। ब्याज में रीपेमेंट 1800 करोड़, यानी कि 1800 करोड़ वापस लौटाना है। और जीएसपीसी की आमदनी क्या है? सीएजी के अनुसार जीएसपीसी की आमदनी 82 करोड़ है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उसको आपने भागने दिया। वो आपके जानकारी के बिना भागता नहीं, उसको आपने लंदन बिठा दिया, पहले ललित मोदी को बिठा दिया था। और ये कंपनी है जीएसपीसी आपकी, जिसको 1800 करोड़ रुपया वापस देना है हर साल, और आमदनी सिर्फ 80 करोड़ है। अगर ये एनपीए नहीं है तो क्या एनपीए है? अभी मैं देख रहा था, 15 मिनट पहले मेरे फोन पर इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन आया कि पिछले क्वार्टर में पंजाब नेशनल बैंक ने 5,500 करोड़ रुपए का घाटे का घोषणा किया। सबसे बड़ा घाटा है भारत के इतिहास में। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों ने जीएसपीसी जैसे कंपनियों को पैसा दिया है, तब वास्तव में वो एनपीए जरूर है। तो 20,000 करोड़ 15 बैंकों से 1800 करोड़ ब्याज वापस करना हर साल, पर आमदनी सिर्फ 80 करोड़। सीएजी कहता है। सीएजी एक और बात कहता है कि जीएसपीसी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए, 2 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिए, और इसका जिक्र भी सीएजी के रिपोर्ट में है। जीएसपीसी
को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2003 में गैस निकालने का। तो अगर आप आम आदमी हैं, आप विश्वास रखेंगे कि जीएसपीसी एक ऐसी कंपनी को ठेका देगी तो जो गैस निकाल सकता है। पर देखिए, सीएजी के अनुसार जीएसपीसी ने 2 ठेके दिए। एक ठेका दिया एक कंपनी को जो अंडरवेयर और बनियान बनाती थी गुजरात में, टफ ड्रिलिंग, TUFF। हम जानते हैं ड्रिलिंग बड़ा टफ होता है, तो इसीलिए उसका नाम टफ ड्रिलिंग रखा होगा। पर टफ ड्रिलिंग को, ड्रिलिंग में कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। टफ ड्रिलिंग 2006 में बनाया गया नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद, और टफ ड्रिलिंग को ठेका दिया जाता है केजी बेसिन की गैस ड्रिलिंग के लिए। कमाल है, दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है जो अंडरवेयर और बनियान बनाता है उस कंपनी को आप गैस ड्रिलिंग का ठेका देते हैं। दूसरा ठेका दिया जाता है एक ऐसे कंपनी को जिसमें 2 लोग काम करते हैं, सिर्फ 2 लोग, और ये कंपनी अमेरिका में नहीं, बारबेडोस में है। अच्छा, बारबेडोस किसके लिए मशहूर है? आप में से जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं, आप जानते हैं गैरी सोबर्स बारबेडोस के हुआ करते थे, और जो अभी अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो वेस्ट इंडीज को जिताया था कार्लोस ब्रेथवेट, वो बारबेडोस के हैं। पर यह पहली बार हमने सुना है कि बारबेडोस में गैस की कंपनियां भी हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बारबेडोस की कंपनी को एक ठेका दिया, जियो ग्लोबल रिसोर्सेस। 2003 में 2 लोगों ने यह कंपनी शुरू की बारबेडोस में। यह कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने शेयर लोगों को बेचा, और एक शेयर का जो दाम था मात्र 6 सेंट था। 100 सेंट के $1 बनते हैं, और जियो ग्लोबल का शेयर प्राइस था जिस दिन बना 6 सेंट। नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं 2005 में, और जियो ग्लोबल का शेयर प्राइस जाता है $14। मानकर चलिए 6 नया पैसे से 14 रुपया, ऐसा ही है। 6 सेंट $14 हो गए हैं नरेंद्र मोदी की घोषणा के कारण। ये भी एक सीएजी कहता है दोनों कंपनी खोखले कंपनी है, दोनों कंपनी बोगस कंपनी है, सीएजी कहता है, और दोनों कंपनी इंसॉल्वेंट हैं। टफ ड्रिलिंग ने तो इंसॉल्वेंट हो गए, पर ये कंपनी है कौन? जो ये 2 कंपनी चलाते हैं वो नरेंद्र मोदी के चहीते हैं, उनके साथ रशिया जाते हैं, उनके साथ वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जानकारी के बिना ये 2 खोखले ठेका नहीं दिया जा सकता था, टफ ड्रिलिंग को और जियो ग्लोबल को।
तो सीएजी ने इसका जिक्र किया है। ये दो कंपनी को क्यों आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया? 20,000 करोड़ रुपया आपने बैंकों से लिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट इन दो कंपनियों को दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है गैस डेवलपमेंट से। एक और बात, नरेंद्र मोदी की निगाहें सिर्फ देश में नहीं है, वो तो जगत गुरु हैं, गगन बिहारी हैं। हमारे यहां अटल बिहारी थे, ये तो गगन बिहारी हैं। उन्होंने अपनी निगाहें वियतनाम पर लगाया, इंडोनेशिया पर लगाया, इजिप्ट में लगाया, रूस में लगाया। 11 कॉन्ट्रैक्ट, 11 ब्लॉक लिए जीएसपीसी को विदेश में, और 11 में से 10 ब्लॉक खोखले निकले। और मेरी जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों को एक स्कूप दे रहा हूं, आप थोड़ा इसका इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। इजिप्ट के सरकार ने गुजरात के सरकार को एक खत लिखा है कुछ ही दिनों पहले। जीएसपीसी ने इजिप्ट में $135 मिलियन, $135 मिलियन, $135 मिलियन खर्च करने का दावा किया है। और इजिप्ट सरकार ने गुजरात सरकार को लिखा है कि उसका कोई सबूत नहीं है इजिप्ट में। जो जीएसपीसी दावा कर रहा है हम देख नहीं रहे हैं। कहां खर्च हुआ है, किसने खर्च किया है, किस पर खर्च हुआ है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और जीएसपीसी के अधिकारी जाने। ये खत मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये इल्जाम नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इजिप्ट की सरकार ने गुजरात सरकार को एक खत लिखा है। गुजरात सरकार इस खत को दबा रही है, छुपा रही है, क्योंकि अगर ये राज निकलेगा तब जीएसपीसी में क्या क्या हुआ करते थे ये सब निकल कर आएगा। तो सारे दुनिया में जो 11 ब्लॉक इन्होंने लिया था, 10 ब्लॉक खोखले निकले। यहां दीनदयाल, बेचारे दीनदयाल जी बड़े नेता थे हमारे देश के, उनकी आत्मा को शांत रहे, उनके नाम पर यह ब्लॉक लगाया गया है। पर यह ब्लॉक भी एक खोखला ब्लॉक निकला है, कोई गैस नहीं। और साथियों, एक हफ्ते से, और ये इल्जाम नहीं है, ये मेरी जानकारी है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, ओएनजीसी पर दबाव लगा रहे हैं कि वो जीएसपीसी का हिस्सा जो है 50% केजी बेसिन का वो खरीदे। 50% केजी बेसिन का जीएसपीसी ओएनजीसी को बेचना चाहती है। ओएनजीसी वाले चाहते नहीं हैं, ओएनजीसी के बोर्ड में इसमें चर्चा नहीं हुआ है, पर नरेंद्र मोदी और उनके जो वफादार मंत्री हैं, ऐसे तो सब मंत्री वफादार हैं उनके मंत्रिमंडल में, पर उनके सुपर वफादार मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो उनसे ऑर्डर लेते हैं, ऐसे तो धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह जी से भी ऑर्डर लेते हैं, पर इन्होंने भी इंटरव्यू में कहा है कि ओएनजीसी और जीएसपीसी के बीच में बातचीत चल रहा है। तो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे दबाव बना रहेगा और जीएसपीसी को बेल आउट करने के लिए, जीएसपीसी को बचाने के लिए, बैंकों को बचाने के लिए ओएनजीसी को मजबूरी
50% दीनदयाल ब्लॉक को खरीदना होगा। जो अधिकारी थे जीएसपीसी में, उनको तो नरेंद्र मोदी ने खुश रखा है। अगर वो अधिकारी बोलना शुरू करें तो क्या सच निकलेगा किसको मालूम। एक अधिकारी को उन्होंने विदेश भेज दिया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। गोल्डन हैंडशेक दिया गया है उनको, हैंडशेक। और एक और अधिकारी को दिल्ली में बिठाया गया है। और अजीब, कौन से पद पर? उसी पद पर जो जीएसपीसी पर निगरानी रखेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। कमाल है, ऐसा कहीं देश में हुआ है? कभी देश में हुआ है कि एक व्यक्ति जो कंपनी चलाता है वही व्यक्ति कुछ साल बाद रेगुलेटर बन जाता है, और उस रेगुलेटर बनने के बाद उसको उसी कंपनी जिसका वो एक हिस्सा था उस पर वो जांच करेगा। प्रधानमंत्री की सोच बहुत दूरगामी सोच है। जो अधिकारी बोल सकते थे उनको चुप रखा गया है, पर सीएजी को चुप नहीं रख सकते। सीएजी की रिपोर्ट अभी विधानसभा की पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी को जाएगी। कुछ ना कुछ तो बातचीत तो होगी, चर्चा होगी। पार्लियामेंट में हमने यह मुद्दा उठाया है। पार्लियामेंट में 2-3 बार हमने नोटिस भी दी है, पर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में एक जांच होनी चाहिए। 1957 में मुंद्रा स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा। आपको ज्यादा लोगों को याद नहीं है आजकल। मुंद्रा स्कैंडल हुआ था। एलआईसी के खिलाफ इल्जाम लगाए गए थे कि एलआईसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पंडित नेहरू ने कहा मैं इसका जांच कराऊंगा, और जांच उन्होंने कराया। जस्टिस एमसी चागला, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, और जस्टिस विवियन बोस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। और उसका नतीजा ये निकला कि देश के तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने इस्तीफा दिया। सरदार प्रताप सिंह कायरों, पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन के चार्ज आए, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा सिटिंग जज एसआर दास, सुप्रीम कोर्ट, उनकी निगरानी में जांच होगी। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जीएसपीसी के मामले में सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में एक इंक्वायरी होनी चाहिए, सारे तथ्य बाहर निकलने चाहिए। और हमारा ये मानना है, सीएजी के अनुसार जो सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार ये असली घोटाला है, ये कोई प्रिजम्पटिव घोटाला नहीं है, ये एक असली घोटाला है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खोखले कंपनियों को उन्होंने ठेका दिया, जियो ग्लोबल और टफ। अपने चहीते कंपनियों के साथ जीएसपीसी का समझौता किया, जैसे कि अडानी। बैंकों से 20,000 करोड़ रुपया लिया गया,
और जीएसपीसी इसको लौटाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए ओएनजीसी पर अभी दबाव लाया जा रहा है कि वो केजी बेसिन का आधा हिस्सा खरीद ले। तो साथियों, ये रहा नरेंद्र मोदी की केजी की कांड। बीए और एमए की कांड तो चलता रहेगा, पर उनकी कहानी केजी से शुरू होती है। और इस केजी में कोई फर्जी डिग्री नहीं है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें असली सीएजी की रिपोर्ट है, 40 पन्ने की, सारे आंकड़े इसमें हैं। और अगर आप मुझे पूछेंगे इसमें नई बात क्या है, 3 साल से तो ये मामला चल रहा है। नई बात यह है कि ये रिपोर्ट पहली बार 31 मार्च 2016 को गुजरात विधानसभा में पेश किया गया था। पहली बार। पहले भी 4 रिपोर्ट आ चुके हैं जीएसपीसी के बारे में, पर जिस विस्तार रूप से जीएसपीसी का विश्लेषण किया गया है, ठेकों का विश्लेषण किया गया है, ये पहली बार हुआ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको लिया है। संसद में हम उठाते रहेंगे, मॉनसून सत्र में उठाएंगे, गुजरात विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नेता भी इसको उठाते रहेंगे। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को गुमराह किया है। देखिए, जीवन में 2 तरीके के नेता होते हैं। एक नेता जो झूठ बोलता है अपने स्वार्थ के लिए, और दूसरा नेता जो झूठ बोलता है क्योंकि उनमें खून में झूठ ही झूठ है, डीएनए में झूठ है, और झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोल सकते। हमारे प्रधानमंत्री इस दूसरे कैटेगरी में हैं। जनता को बोलना होगा 2005 में उन्होंने क्या कहा और 2016 में क्या हकीकत है। ये सिर्फ जुबानी चोट नहीं है, ये घाव जो उन्होंने दिया है, बैंकों पर गहरा घाव पहुंचाया है। 20,000 करोड़ रुपए का घाव पहुंचाया है। तो घायल हुए हैं हमारे बैंक, और हंस रहे हैं टफ ड्रिलिंग के मालिक, जियो ग्लोबल के मालिक, अडानी जैसे कंपनी जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया था जीएसपीसी के साथ। तो हमारे लिए, हमारे गुजरात कांग्रेस के लिए, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा रहेगा। इसको हम जनता के सामने ले जाएंगे। ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, और ये हमारे प्रधानमंत्री के असलियत को दर्शाता है। इससे बड़ा मिसाल नहीं है करनी और कथनी के बीच में। इससे बड़ा मिसाल नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के कहानी बताने के लिए, और इससे बड़ा मिसाल नहीं है लोगों के साथ धोखा देने के लिए। तो इसलिए मैं आज यहाँ अहमदाबाद आया हूँ, और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट नहीं देखा है, आपको ईमेल मिल जाएगा, पर आपको अभी 6 पन्ने का एक सारांश भी दिया गया है। गुजराती में भी है और अंग्रेजी में भी है। जो लोग गुजराती चाहते हैं गुजराती में देख सकते हैं, जो लोग अंग्रेजी चाहते हैं अंग्रेजी में देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो यू सर्कुलेटिंग द नोट, नो? यस। तो आपको ये नोट मिल जाएगा, और अगर किसी को ये सीएजी का रिपोर्ट चाहिए तो ये भी आपको ईमेल में मिल जा सकता है। अभी सवाल एक और नोट के लिए जब इन्होंने जीएसपीसी ने कार्रवाई करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम मंत्रालय से कुछ मिल गया। जो ठेका सवाल आपने सही उठाया, और इसका जवाब मैं दूंगा, सीधा जवाब दूंगा। जो ठेका, ये सौरभ पटेल ने कहा है, और इसका जवाब मैंने इस नोट में भी दिया है जो आपको मिलने वाला है। सौरभ पटेल के जो उन्होंने वकालत की है
उसका पूरा खंडन मैंने किया है। टफ ड्रिलिंग और जियो ग्लोबल का ठेका जीएसपीसी ने दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, जीएसपीसी ने दिया। केंद्र सरकार ने जीएसपीसी को गैस का ठेका दिया, दीनदयाल ब्लॉक दिया, राम नायक के जमाने में दिया, 2003 में। किस आधार पर दिया मैं उस स्थिति में नहीं हूं बोलने का, फिर भी ईमानदारी से दिया होगा। जब उनको ब्लॉक मिला है तब ओएनजीसी कोई अंडरवेयर बनियान कंपनी को ठेका नहीं देती है। रिलायंस, जिसकी वकालत मैं नहीं करने आया हूं, रिलायंस का जॉइंट वेंचर पार्टनर कौन है? ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी। और जीएसपीसी का जॉइंट वेंचर पार्टनर अंडरवेयर बनियान कंपनी। तो सौरभ पटेल का क्या जवाब है? जीएसपीसी का जो ठेका दिया गया है कंपनियों को, जियो ग्लोबल को और टफ ड्रिलिंग को, वो जीएसपीसी और केंद्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने ठेका दिया। उसमें कोई केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बारी जब आपने जीएसपीसी को ठेका दिया है तब आप मानकर चलते हैं कि जीएसपीसी इसको गंभीरता से काम करेगी। सर, ये कैसा कहा जाता है कि 11 जो भी है उसका पूरा हवाले से पैसा का एकजुट काम हुआ ही नहीं है, तो ऐसा आक्षेप लगाया जाता है। ये आपके सबसे देखिए, 11 ब्लॉक में से 10 खोखले निकले और एक ब्लॉक में मैंने आपको कहा इजिप्ट की सरकार ने गुजरात की सरकार को खत लिखा है कि $135 मिलियन जो जीएसपीसी ने कहा है इजिप्ट में खर्च हुआ है, उसका सबूत कहां है? क्या प्रमाण है? हम देख नहीं, इजिप्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, इजिप्ट की सरकार कह रही है और गुजरात सरकार वो खत को दबाकर बैठी हुई है। और बताइए, अगर हाइड्रोकार्बन डायरेक्टरेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का डायरेक्टर जनरल वही व्यक्ति है जो जीएसपीसी में शामिल था, क्या इंसाफ मिलेगा किसी को? क्या सच्चाई निकलेगी? तो ये जरूर, ये पैसा जो सवाल आपने उठाया, इन 11 ब्लॉक में 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सीएजी के अनुसार। विदेश ऑपरेशन में 11 ब्लॉकों में 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसका नतीजा अंडा। पर इजिप्ट की सरकार के अनुसार क्या वो खर्च हुआ है कि नहीं मालूम नहीं। इजिप्ट की सरकार कह रही है हम तो देख नहीं रहे हैं क्या खर्च किया आपने, पैसा कहां गया है? तो सवाल सही है, पैसा कहां गया है? सर, ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए में आप डिमांड करेंगे, क्योंकि टेक्निकल अभी जीएसपीसी खाली क्लेम कर रहा है। देखिए, मेरे विचार में, मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरी पार्टी की स्टैंड नहीं है, पर मेरा विचार है, तो ये पार्टी का स्टैंड मत कहिएगा। केजी बेसिन में अगर जांच होनी है तो पूरी जांच कराइए, हम तैयार हैं, हमें कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। केजी बेसिन में ऑफशोर बेसिन ओएनजीसी है, रिलायंस है और जीएसपीसी है, जांच करना है तो करिए, हमें कुछ छुपाना नहीं है। पर जीएसपीसी की जांच होना जरूरी है और ओएनजीसी को इन हालात में दीनदयाल ब्लॉक को लेना 50%, मैं समझता हूं ओएनजीसी के हित में नहीं है। ओएनजीसी के खुद कई अफसरों ने, मुझे जानकारी मिली है कि ओएनजीसी के बोर्ड में इस पर चर्चा नहीं हुआ है, पर तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सब लोग ओएनजीसी पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो जीएसपीसी के केजी बेसिन ब्लॉक को खरीदे। On 11 blocks, they have spent 2,000 crores. According to the CAG report. Then in Egypt, it must be talking about already Egypt. I am talking $135 million. 135 million. Yeah. For 10 blocks, only 2,000 crores and $135 million for only. Egypt government has written a letter to Gujarat government saying GSPC claims to have spent $135 million in the block given to it in Egypt. We find no evidence. We find no proof. Please tell us where this money has gone. Where has it been spent? This letter was sent to the Gujarat government. Gujarat government has suppressed this letter and is sitting on this letter. Sir, what is the provocation of this letter? Because they had given a contract. Egypt government. Yes. I cannot read the provocation of the Egypt government. Egypt government has sent a letter saying that you have spent, because they have withdrawn from the contract. No. GSPC has walked out of the contract. And today's mint, I don't know whether you have seen today's mint as I was coming today. Cambe oil field faces closure as GSPC Oilex joint venture turns sour. The Gulf of Cambe में एक GSPC का joint venture है, ये भी बंद होने वाला। ये आज के अखबार में है। इजिप्ट की सरकार ने क्यों खत भेजा मैं क्या कह सकूं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी और गुजरात इजिप्ट सरकार के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा। मैंने इजिप्ट सरकार को कुछ नहीं कहा, मेरे कुछ ताल्लुकात नहीं है, मैं इजिप्ट सरकार में किसी को जानता ही नहीं हूं। वो इतने ही अजनबी है मेरे लिए जितना कि गुजरात सरकार है। One by one. Just a general knowledge without going into the basics, it seems that there must have been some dispute between GSPC or Egypt. I am sure there must have been a dispute. Yes. Otherwise, why? I am sure there has been a dispute. There has been a dispute. There was a dispute between GSPC and Tough Drilling. There was a dispute between GSPC and Geo Global. See, it is natural for two lovers to quarrel. GSPC and Tough Drilling were lovers. They quarreled. GSPC and Geo Global were lovers. They quarreled. I don't know whether GSPC and Egypt were lovers, but they quarreled. Yes, there is a contractual dispute, no doubt. And because of that contractual dispute, Egypt government is written to Gujarat government saying, please tell us what about this $135 million? Where is this money gone? Where have you spent? Let me tell you, GSPC floated 11 joint venture companies, including companies like Gujarat Petronet, with the Prime Minister's favorite industrialist. And in each of these companies, GSPC owns 49%, and it does not have enough money to fulfill that 49%. So these joint ventures are also becoming sick. GSPC has become a sick company. It has an annual income before interest, according to the CAG, of 82 crores. And it has to repay every year 1800 crores to banks. So if Punjab National Bank can declare a loss of 5,500 crores in the last quarter, it is not surprising if they have loans like GSPC loans on its books. And I would ask Dr. Raghuram Rajan that he's been very strict
very rightly, I support Dr. Raghuram Rajan 100%. He wants all the bad loans. He wants to be transparent. He wants sunlight to come on all non-performing assets. He wants the Malias of the world to be brought to book. But will Dr. Raghuram Rajan extend the same logic to GSPC? Will he extend the same logic to GSPC? Especially when the Deputy Governor of the Reserve Bank was a member of GSPC's board when the banks were giving 20,000 crores. I respect RBI. It is an independent institution. I respect the autonomy of RBI. I respect anybody who is RBI governor. But I would like to ask the RBI governor, if he is wanting tough action against private sector NPAs, then what about GSPC? यार देखो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें से 15 बैंकों ने लोन दिया और लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था. अभी कौन कौन से बैंक, प्रवीण, डू वी नो द लिस्ट ऑफ द बैंक्स? डू वी हैव द लिस्ट ऑफ बैंक्स? What are the list of the banks? All the State Bank of India, Punjab National. Slowly. State Bank of India, Punjab National Bank. That list is in the report. 15 banks. Yeah, Well, see the report. no, So why don't we get those 15? Just send it to him. No? Lead bank is State Bank of India. The main of the 15 banks, the main bank is State Bank of India. Am I right? Punjab National Bank is also very much part of it, which is in the news today, as we speak. Can you tell us where this other company is based, Tough Drilling? Tough drilling. That is, one is Tough Drilling. Where is it based? Tough Drilling. It's based somewhere here only. Delhi. It's based in Delhi. It's a literally, I'm not joking, I'm not exaggerating. It's an underwear banyan company. No, I'll try their underwear. And you've tried their underwear. And the owner of Tough Drilling, let me say this, the owner of Tough Drilling was a very prominent figure in vibrant Gujarat summits. Why don't you name them? Tough Drilling, parent company. Well, there are three people other than Mr. Narendra Modi who are key to this whole episode. You want me to name them? Yes. Nikhil Merchant, Naveen Dave, and Vinay Yadav. Vinay Yadav. These are the three people. They are involved in this. And of course, I should not forget that great man from Barbados, Jean Roy, Jeanroy, not a Bengali, he's a Canadian. He's a Canadian. He was at Baroda. Jean Roy. He was at Baroda. Who? Baroda. Roy. Roy has been coming to India, back and forth from India. He's a Canadian. So these are the individuals. But the main, these are all side actors. Okay? The side actors. Pandian is a side actor. All these people are side actors. The main Sutradhar, the main Karta Data, the main Khansama is Narendra Modi. Let's not beat around the bush. He's a hands-on chief minister. And he ran GSPC like his personal fiefdom. Like he runs the government of India as his personal fiefdom. Like he ran the government of Gujarat like his personal fiefdom. So to think that GSPC was taking decisions without the knowledge of the chief minister is, I think, being totally unrealistic and blind to realities. Thank you. Sorry, क्या? कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई सिस्टम तो ना होगा पब्लिक सेक्टर में जो भी जैसे GSPC है, इस तरीके से खर्च किया गया पैसा, लोन दिया गया. GSPC को
पैसा देने हमें कोई इतराज नहीं है, बैंकों ने पैसा दिया, पर किस आधार पर आपने 20,000 करोड़ रुपया दिया? जब जीएसपीसी का रिजर्व्स घट रहा था, जब जीएसपीसी की कोई आमदनी दिखाई नहीं दे रही थी, आपने 20,000 करोड़ रुपया दिया। देखिए, सौरभ पटेल का कहना सही है, ऑयल एक्सप्लोरेशन इज अ रिस्की बिजनेस। खतरा है, मैं मानता हूं, ऑयल एक्सप्लोरेशन इज रिस्की, but this is not oil exploration, this is political exploration, this is not natural gas, this is political gas. सौरभ पटेल का तो कहना है कि ये तो इन्वेस्टमेंट है क्या? सौरभ पटेल का क्या कहना है? ये इन्वेस्टमेंट है। सौरभ पटेल को मैं याद दिला दूं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको याद दिला दूं, जो मेरे नोट में भी लिखा है, सौरभ पटेल को मैं याद दिला दूं, 11 साल हुए हैं, 11 साल। 2005 में बड़ी धूमधाम से घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, 2005 में। आज हम 2016 में हैं, तो सौरभ पटेल को जवाब देना होगा, क्या ओएनजीसी पर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं? क्या सौरभ पटेल कहेंगे आज कि ओएनजीसी नहीं खरीदेगा 50% जीएसपीसी को? क्या वो विश्वास दिला सकते हैं? क्या वो कहेंगे ओएनजीसी को मत खरीदो? तो ये सौरभ पटेल बेचारे वो कह रहे हैं जिसको जो उसको बोला गया है कहने को, तो मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं। उनकी मजबूरियां है, लेकिन ऑपोजिशन की मजबूरियां क्या है कि वो लगातार मुद्दे को लगा रहे हैं। हमारी मजबूरी ये रिपोर्ट है, हालांकि इस मुद्दे से लेके आप हमारी, अगर ये सीएजी की रिपोर्ट, या उसको वाइंड अप हो जाएगा, अगर ये सीएजी की रिपोर्ट 31 मार्च को नहीं आती, मैं आपको बताता हूं, ये भी मैं आपको खंडन करना चाहता हूं कि अगर ये रिपोर्ट नहीं आती तो हमारे लिए ये पुराना मुद्दा था। ठीक है, 2-3 साल पहले लोग उठाए थे, उठाते रहते हैं, पर ये रिपोर्ट जब आया और 40 पन्ने जीएसपीसी पर ही था, और जब मैंने देखा इसको, और मेरा कुछ 30 साल पहले जब मैं सरकार में मैंने शुरू किया काम करने में, मेरा पहला काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में था, मैं कुछ गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में कुछ जानता हूं, और जब मैंने ये पढ़ा और देखा तो मैं आश्चर्य हो गया, चिंतित हो गया। तो नई बात ये सीएजी रिपोर्ट है। हमारी मजबूरी ये है, हमारी मजबूरी ये है कि सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर आपने यूपीए को पूरा बदनाम किया, 2G को लेकर आपने यूपीए को बदनाम किया, कोयले एलोकेशन पर आपने बदनाम किया, और वो बदनाम कैसे? प्रिजम्पटिव लॉस, अनुमानित लॉस। और ये सीएजी रिपोर्ट निकलता है एक्चुअल 20,000 करोड़ का, तो हम चुप क्यों बैठे? हम कोई साधु संगठन के संगठन नहीं है, हम एनजीओ तो नहीं है, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर हम इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, हमने राजनीति से ब्रह्मचर्य तो नहीं लिया, हमने नहीं कहा है कि हम इसको नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत लाइव मुद्दा है। और जब बैंकों का चर्चा चल रहा है, बैंक एनपीए का, बैंकों में कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से भी ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें से 20,000 करोड़ जीएसपीसी का योगदान है। अगस्ता कांड के सामने इसको कांग्रेस का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सॉरी, अगस्ता कांड के सामने कांग्रेस का इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगस्ता कांड में मैं आपको कांग्रेस पार्टी की पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। अगस्ता कांड में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कुछ छुपाना नहीं है, हम डिफेंसिव नहीं हैं। कोई घूस किसी भी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ने नहीं लिया है। जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद है। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कल एक प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है कि उन्होंने राज्यसभा में झूठ बोला है।
और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इसका इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कितने भी समय लगे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के सरकार की संस्थाओं पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इसमें शामिल है। उन्होंने कह दिया है, पार्लियामेंट में कहा है और चुनावी अभियान में कहा है, तो उनके संस्थाओं से हम कोई विश्वास नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी में एक इन्वेस्टिगेशन हो। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई जो है वो वापस आए, बाहर निकले, और जो कागजात सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तेमाल किया है अपने भाषण में, वो गलत कागजात हैं। वो एक वेबसाइट के कागजात हैं, जिस वेबसाइट से वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने झूठ कहा है। इसलिए कल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है, और वो मॉनसून के सत्र में जरूर आने वाला है। जनाब रमेश जी, दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण जगहों के नाम बदलने की जो बात चल रही है, नहीं यार, अभी आज का घोटाले पर ही रहिएगा। जीएसपीसी का नाम बदलने का नहीं।